सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुड्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 10 दैट इज ग्रेविटेशन हम पढ़ रहे थे, है ना। और प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में ग्रेविटेशन से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। आज अपन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से, दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या है थ्रस्ट, क्या है प्रेशर, उसका डेली लाइफ यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। उसका फॉर्मूला, ये हर एक चीज आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, क्लास 9th का साइंस, है ना। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट edogrowth.in पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यार आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ही लिया है। फ्री फॉलिंग वगैरह भी हो गया, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कराई दिया हूं। नाउ मास वेट भी डिस्कस हो गया है, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, पहले थोड़ा सा थ्रस्ट को देखते हैं, देन प्रेशर को देखेंगे। उससे पहले कुछ फोर्सेस को देखते हैं यार। अपन ने काफी सारे फोर्स चैप्टर पढ़े होंगे आप, है ना। तो जरा फोर्स को देखते हैं यार, फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। ये एक ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया या कोई। अब इस पे फोर्स किस किस तरीके से लग सकता है। अगर मैं टॉप सरफेस, ये हमारा क्या है, इसका बॉक्स जो है इसका टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस। अब इस टॉप सरफेस पे फोर्स किस तरीके से लग सकता है। एक तो यार एकदम परपेंडिकुलरली फोर्स लग सकता है। फोर्स जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बना के इस तरीके से फोर्स लग सकता है। दूसरा है फोर्स कुछ पर्टिकुलर कुछ एंगल से लग सकता है। लाइक मान लीजिए 80 डिग्री पे लगा है। कुछ फोर्स ऐसे लग सकते हैं लाइक 30 डिग्री पे, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स हमारी बॉडी पे एक्ट होगा और उनकी जो इफेक्ट है वो भी अलग अलग होगी। अगर देखा जाए इनमें से सबसे ज्यादा किसमें किसकी कौन से फोर्स की जो इफेक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी, तो जो 90 डिग्री पे है ना। तो यार एक चीज याद रखना, थ्रस्ट जो है वो एक तरीके का फोर्स है। जो थ्रस्ट है वो क्या है, वो भी एक तरीके का फोर्स ही है। बट किस तरीके का फोर्स, क्या इस फोर्स को भी थ्रस्ट कर दोगे, कह दोगे, या इस फोर्स को भी थ्रस्ट कह दोगे, नहीं। थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा हो, सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स, यानी दिस, ये वाला फोर्स, उसे ही अपन थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे डेफिनेशन देखा जाए, द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। नाउ बस इतना ही तो पढ़ना था थ्रस्ट में। अब मूव ऑन करते हैं प्रेशर में। व्हाट इज प्रेशर, ठीक है। अच्छा, ये सुबह जाने वाला प्रेशर नहीं है ना, और सर का प्रेशर भी नहीं है, ये फोर्स वाला प्रेशर है, तो घबराना मत, ठीक है। कुछ लोगों के साथ होगा प्रेशर का नाम लेते ही प्रेशर लग गया, तो भाई वीडियो देख लो, फिर बाद में प्रेशर करते रहना, ठीक है, बनाते रहना मतलब। तो क्या है सर प्रेशर। सो देखो, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो किसी ऑब्जेक्ट पे एक पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला फोर्स, और वो भी परपेंडिकुलर फोर्स, यानी थ्रस्ट कहेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल है, तो इस मोबाइल पे लगने वाला, इस मोबाइल के पर्टिकुलर किसी एरिया पे, तो ये छोटा सा एक कैमरा दिख रहा है, तो मैं इस कैमरे पे, इस एरिया पे मैं इस पेन से फोर्स लगा रहा हूं। तो इस मोबाइल का इतना बड़ा सरफेस है, उस पे पूरे सरफेस पे फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर एरिया जो है, दैट इज मोबाइल का जो कैमरा है, उस पे फोर्स लगा रहा हूं, दैट इज वही परपेंडिकुलर। तो दैट थ्रस्ट डिवाइडेड अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। तो यहां से क्या फॉर्मूला बनता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला बन, किसी ऑब्जेक्ट पे पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला फोर्स को ही हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है, याद रखना। चलो ठीक है, फोर्स को तो ये है। अगर हम यहां से फोर्स को हटा दें तो ये फॉर्मूला अगर हटाएं, क्यों, फोर्स अगर एक्चुअली प्रेशर, फोर्स को हटा दो, फोर्स का हमें अभी लेना देना नहीं है। अभी हम प्रेशर और एरिया का अगर रिलेशन बनाते हैं तो क्या बनता है कि द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये बन रहा है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हम एरिया की हेल्प से बता पाएंगे कि किस ऑब्जेक्ट पे कितनी प्रेशर एक्ट हो रही है ना। कैसे, अगर एरिया कम है
तो प्रेशर वहां पे ज्यादा लग रहा होगा, अगर एरिया ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर कम लग रहा होगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आप क्या करो, जैसे मैंने ये पेन लिया, कोई भी पेन उठाओ, है ना, और अपने थंब और जो फर्स्ट फिंगर है इसको इस तरीके से पकड़ो। अच्छा मेरा चलो ठीक है, मिडिल फिंगर से मैं पकड़ रहा हूं इस तरीके से। अब तुम चाह कर भी तुम चाहो कि यार इससे मैं अलग फोर्स लगाऊं और इस उंगली से अलग फोर्स लगाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमन का ऐसी डिजाइनिंग है। तो इस पेन पे एक तरफ देखो, इस पेन का एक तरफ जो एरिया है कम है, निब है, पॉइंट एरिया है, दूसरी तरफ इस पेन का एरिया थोड़ा सा ब्रॉड है, ज्यादा है। अब आप इसको इस तरीके से पकड़ोगे, थोड़ी देर रुको, 10 मिनट बहुत ज्यादा, वो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, थोड़ा रुको। उसके बाद जब इसको आप हटाओगे तो आप देखोगे कि इसका इंप्रेशन आया होगा आपकी उंगली पे और आपके थंब पे, मिडिल फिंगर और थंब पे इंप्रेशन आया होगा। थंब पे कोई भी इंप्रेशन नहीं दिखेगा, बट अगर मिडिल फिंगर की बात करें तो इस पे मुझे पॉइंट साइड इंप्रेशन दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर ज्यादा लगा है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब हमारा जो पेन है, इसका जो निब पॉइंट है, इसकी एरिया बहुत कम है, फोर्स तो हमने दोनों में बराबर लगाया। हम इस कंडीशन में इधर भी फोर्स बराबर लग रहा है, इधर भी फोर्स बराबर लग रहा है, बट जो हमारा डिप्रेशन आया है, हमारी उंगली में जो डिप्रेशन आया बिकॉज ऑफ दिस पेन, बिकॉज ऑफ दिस एरिया एंड दिस एरिया, देखा जाए तो इसके कंपेयर में ये वाला जो पार्ट है इसकी एरिया ज्यादा है, सॉरी इस पे लगने वाला प्रेशर ज्यादा है ना, निब पे, निब वाले इस उंगली पे, क्योंकि इस उंगली पे निब अटैच है, तो यहां इस उंगली में मेरे मिडिल फिंगर में ज्यादा इंप्रेशन आया है इस पेन का। वहीं हम थंब की बात करें तो यहां पे कोई इंप्रेशन ही नहीं आया है। ठीक है, तो समझ में आया, यहां पे एरिया कम था तो इस उंगली पे ज्यादा प्रेशर लगा, यहां एरिया ज्यादा था तो थंब पे कोई प्रेशर ही उतना नहीं लगा, इसलिए उसका इंप्रेशन नहीं बना। तो ये एक डेली लाइफ एग्जांपल मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा है प्रेशर को समझने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ फोर्स से रिलेशन ही नहीं बना रहा, क्योंकि यार मैंने पेन अपने ह्यूमन हाथ के अंदर रखा, अब प्रेशर मैं चाह कर भी इस उंगली से ज्यादा फोर्स लगाऊं, इस उंगली से कम लगाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, दोनों में इक्वली लग रहा होगा। ठीक है, बट दोनों पेन का दोनों साइड का एरिया अलग होने की वजह से हमारे दोनों उंगलियों पे प्रेशर भी अलग हो रहा है। तो ये एक प्रेशर का सबसे अच्छा एग्जांपल था। अब कुछ डेली लाइफ एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको प्रेशर के बारे में और जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो कुछ डेली लाइफ एग्जांपल देख लो। अब अच्छा यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं। चूंकि आप प्रेशर इज इक्वल टू लिखते हो फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला लिखते हो, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी सर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होता है प्रेशर की यूनिट, और इसे ही अपन पास्कल भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर पास्कल किसकी यूनिट है, तो तुरंत बोलना प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है, जिसे अपन शॉर्ट में पीए लिखकर डिनोट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब कुछ प्रेशर के एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग इज मेड वाइडर सो दैट वेट ऑफ वॉल्स एक्ट ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया एंड प्रेशर इज लेस। अब हमारा जो घर बनाते हैं, है ना, हम जो घर बनाते हैं, घर का हमारा जो नीचे वाला जो बेस होता है, जिसे अपन घर का आपको नींव बोलते हैं, घर का नींव रखना बोलते हैं ना, नींव, घर का नींव अच्छा होना चाहिए तो पूरा घर काफी दिन तक चलेगा। तो हमारी जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम जब बिल्डिंग बनाते हैं, तो मान लो ये पतली सी बिल्डिंग बनाया हमने, है ना, ये मैंने खूब सारी घर वाली बिल्डिंग बनाई, तो अगर ध्यान से देखोगे बिल्डिंग का जो बेस है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं। क्यों भाई? इसलिए ऐसा रखते हैं ताकि ये एरिया बढ़ गया, क्योंकि प्रेशर जो, अगर ये बिल्डिंग को डायरेक्ट अगर ऐसे हम रख देते तो क्या होता, अब इसकी एरिया कम थी बिल्डिंग का, ये वाला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है सरफेस से बिल्डिंग का, जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, दैट इज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, ये कम है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा प्रेशर एक्ट होगा, तो बिल्डिंग धंस सकती है आपकी मिट्टी में। इसीलिए बिल्डिंग, पतली बिल्डिंग जब भी ऐसा बनाते हैं तो उसका जो बेस है ना, उसको हमेशा ज्यादा रखा जाता है ना, ताकि वो जमीन से उसकी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो वो ज्यादा हो, पॉइंट ऑफ या एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो हो वो ज्यादा हो। तो एरिया अगर ज्यादा हो तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा इस कॉन्टेक्ट पे। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। नाइफ, है ना, देखो नाइफ, इसको देखो, नाइफ के दो एज होता है, एक तो होता है शार्प एज जिससे आप काटते हो, उसे शार्प एज कहते हैं, और एक होता है ब्लंट। ठीक है, ब्लंट एज। तो यार अगर आपको टमाटर काटना हो तो कभी चाकू को उल्टा करके टमाटर काटा है? रगड़ते रहोगे टमाटर की चटनी निकल जाएगी, लेकिन टमाटर कटेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि यार उसका एरिया, ब्लंट एज का देखो इस फिगर में दिख रहा होगा, तो इसकी एरिया ज्यादा है। अब एरिया ज्यादा है तो अगर रिलेशन बनाए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, तो जब प्रेशर कम लगेगा टमाटर पे तो टमाटर कटेगा कैसे? वहीं अगर शार्प एज की बात करें तो उसकी एरिया बहुत कम होती है, इसीलिए शार्प एज बोला गया है। एरिया कम होती है तो एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से बड़ी आराम से आपका टमाटर कट जाएगा। एक तो नाइफ का एग्जांपल, दूसरा गाड़ियों का, व्हीकल का एग्जांपल देके समझा रहा हूं। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं लाइक जेसीबी की खुदाई है ना, जेसीबी हो गया, बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, आपके छोटे मोटे जो गाड़ी ऑल्टो बुलेरो, इन सबके देखोगे चक्का बहुत पतला होता है ना, चक्का जो टायर है बहुत पतला होता है। बट आप वहीं हैवी व्हीकल्स देखोगे उनके जो टायर होते हैं बहुत, उनकी विड्थ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आपके जो नॉर्मल व्हीकल है 4 व्हीलर। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो हैवी व्हीकल्स होती है इनका वजन बहुत ज्यादा होता है, इनका वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इनका वेट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल व्हीकल्स, है ना। अब वेट ज्यादा है और उस पर पतली टायर लगाओगे तो ज्यादा प्रेशर, एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, वो जमीन में धंस जाएगा, फिर गाड़ी चलेगी कैसे? तो इसीलिए जो बड़े व्हीकल्स होते हैं ना उनकी जो टायर है उसको उसकी विड्थ हम ज्यादा रखते हैं, ताकि एरिया ज्यादा होने की वजह से जमीन पे कम प्रेशर लगे, ताकि हमारा व्हीकल जमीन में ना धंसे। वहीं हम बाकी छोटे व्हीकल्स की बात करें, मिट्टी पे चल दो, एरिया कम होने की वजह से हल्की गीली मिट्टी है तो तुरंत धंस जाएगा, वहीं पे जेसीबी को यहीं पे भेज दो तो वो आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक और डेली लाइफ एग्जाम्पल है अपना रेलवे ट्रैक। देखो रेलवे ट्रैक जो होता है तो ये ट्रैक है, आयरन का ट्रैक रहता है, बट इसके नीचे अपन ये पेबल्स लगा के रखते हैं इस तरीके का, है ना, स्टील का। अब तो आयरन का भी पुराने में लगाते थे स्टील, और वैसे तो ये हमारा किसका रहता है, सीमेंट का बना रहता है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? और फिर ये गिट्टी क्यों लगाते हैं? जो ये गिट्टियां हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब ट्रेन जब क्रॉस करती है इसके ऊपर से तो काफी ज्यादा वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होता है, अगर ये गिट्टियां हम यहाँ पे ना रखें, एक तो काम यार इसका होता है कि ये वाइब्रेशन कम करे। जब ट्रेन गुजरती है तो इतना ज्यादा वाइब्रेट करता है, अगर नॉर्मल मिट्टी रहा ना तो वो धंस जाएगा। तो हम ये गिट्टियां बिछा के रखते हैं ताकि ये गिट्टियां क्या है, ये वाइब्रेशन को थोड़ा सोख करती है, सोख लेती, वाइब्रेशन ज्यादा होने नहीं देती है, पहली चीज। दूसरा क्या है कि ये गिट्टियां, अब ये जो ट्रैक, अगर इस ट्रैक को डायरेक्ट अपन मिट्टी पे लगा दे तो जब इस पर से ट्रेन जाएगा तो ये बड़ी आसानी से ये पूरी की पूरी जो ट्रैक है वो मिट्टी में धंस जाएगी, क्योंकि इस ट्रैक की एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा एक्ट होगा और ये धंस जाएगा। इसीलिए इस ट्रैक के नीचे इस तरीके के हम पेबल्स लगा देते हैं। ये पेबल्स क्या करता है, एरिया बढ़ा देता है। उसके नीचे गिट्टी भी हमने लगाया है तो एरिया कितना, अब पहले देखो इतना सा एरिया था, अब तो ये पूरा इतना एरिया हो गया। अब एरिया बढ़ा तो प्रेशर भी अब जमीन पे कम लगेगा, अब ट्रेन जाएगी तो ये जमीन पे उतना धंसेगा नहीं। तो एक ये डेली लाइफ एग्जांपल हो गया। दूसरा अच्छा एग्जांपल है आपके बैग का। एक देखो, एक बैग आपको, एक टाइप का बैग ये दिख रहा है, एक ये दो तरीके का बैग आपको दिखा रहा हूं। दोनों बैग में क्या डिफरेंस है? दोनों बैग में अगर मान लो इसमें भी मैंने 4 कॉपी रख दिया जिसका वजन हो गया 2 kg, 2 kg वजन हो गया, यानी इस बैग पे अगर आप इसको टांगोगे तो आपके ऊपर 2 kg के आसपास वेट लगेगा। वहीं दूसरा बैग है, इस पे भी 4 कॉपी रखा और इसका वेट हो गया 2 kg, और इस पे भी सेम है, मतलब दोनों में सेम सामान रखा है, सेम वेट का। बट दोनों को जब लटकाओगे तो ज्यादा प्रेशर आपको किसमें महसूस होगा, इसमें या इसमें? यार इसमें ज्यादा प्रेशर महसूस होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो पट्टियां हैं, इसकी जो बैक की जो स्ट्रिप है वो बहुत पतली है, तो एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, है ना। तो आप इस बैग को ज्यादा देर तक टांग नहीं पाओगे। वहीं चौड़ा पट्टी, हाईली ज्यादा विड्थ वाली जो बैग है उसकी स्ट्रिप अगर लटकाओगे, सेम फ्रोस वेट है, बट इसकी विड्थ ज्यादा होने की वजह से, एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगेगा, है ना। तो आप इसको ज्यादा देर तक इसको यूटिलाइज, इसको मतलब लटकाए रख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ डेली लाइफ एग्जांपल था यार प्रेशर को, आप आई होप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आज अपन प्रेशर को ही कवर करने वाले हैं। आज हमने क्या क्या किया, स्पेशली हमने देखा थ्रस्ट क्या होता है, फिर हमने देखा प्रेशर क्या होता है ना, प्रेशर का फॉर्मूला हमने देखा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, है ना। उसके बाद फिर हमने उसका एसआई यूनिट देखा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, है ना। उसके बाद कुछ डेली लाइफ एग्जांपल से मैंने रिलेट करके बताया किस तरीके से एरिया कम ज्यादा होने पे प्रेशर कम ज्यादा होता है। तो यही था थ्रस्ट एंड प्रेशर में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, अच्छा चाहो तो इस पे एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं अपन, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो ये दो एक आपके एग्जांपल बुक का ही न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। एक टेबल टॉप पे ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, किसका, वुड का। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। वुडन ब्लॉक का जो मास है वो 5 kg है।
एंड डायमेंशन आर 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो वुडन है वो क्या क्यूबॉइड शेप का है, तो भाई उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होगी। तो यानी लेंथ क्या हो गई इसकी 40 सेंटीमीटर हो गई, विड्थ क्या हो गई 20 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी जो हाइट हो गई वो क्या हो गई 10 सेंटीमीटर हो गई। और इसका जो वेट है क्या है, द मास है, सो नॉट वेट, मास दिया है 5 kg। अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज मेड ऑन लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पहले जरा क्वेश्चन को समझो। मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूं, है ना, एक क्यूबॉइड बना रहा हूं, ध्यान देना, क्वेश्चन को समझो, अपने आप क्लियर हो जाएगा चीजें। ये मैंने क्यूबॉइड बनाया, एक वुडन ब्लॉक बनाया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी 20 और जो हाइट है, हाइट कितना दिया है 10, ये जो हाइट है वो 10 है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट केस में कह रहा है कि आप वुडन ब्लॉक को इस तरीके से रखिए जिसका बेस 20 और 10 हो, मतलब वो खड़ा करके रख दिया है, लाइक इस तरीके से रख दिया है ना, इस तरीके से ब्लॉक रखा। अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 10 और ये हो गया 20 और ये जो लेंथ अब हाइट बन गया। तो हमारा जमीन पॉइंट जो टेबल के कांटेक्ट में ये वाला सरफेस है ना, 10 और 20 वाला। बी सेकंड केस में कह रहा है कि अगर इसी ब्लॉक को अगर आप इस तरीके से रखो कि उसका जो 40 और 20 वाला टच हो, मतलब ये केस इस तरीके से रखो, ये यानी इस टाइम पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो ये हो जाएगा टेबल से। तो दोनों के केस में पूछ रहा है कि प्रेशर ज्यादा किस में एक्ट हो रहा होगा, इस केस में या इस केस में, प्रेशर किस में ज्यादा एक्ट हो रहा होगा। तो वैसे तो नॉर्मली आप देख सकते हो सर ये इसकी एरिया ज्यादा है, बी वाले का एरिया ज्यादा है तो इस पे ज्यादा प्रेशर, एरिया ज्यादा है तो कम प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और ए वाले में एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा। देख के डायरेक्ट बता सकते हो, बट हमें कैलकुलेट करके बताना है कि भाई कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब एक फर्स्ट केस के लिए अपन निकालना है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू एरिया क्या है भाई, एरिया ये नीचे वाला, ये जो पूरे का एरिया नहीं निकालना, वॉल्यूम निकालने नहीं जाए, जो टेबल के कांटेक्ट में, टेबल के कांटेक्ट में ये एरिया कांटेक्ट है, ओनली 10 इंटू, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 10 इंटू 20, यही वाला बस सरफेस से कांटेक्ट में है। अब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, इसका इस पे लगने वाला फोर्स क्या है, इसका जो सेंटर से जो नीचे की तरफ लग रहा है वही वेट, वही तो है हमारा फोर्स, विच इज इक्वल टू व्हाट, mg, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स की जगह पे mg रख दूं तो मास दिया है 5, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 10, 9.8, 10 भी लिख सकते हो, और ये हो गया 200। ये 0 0 कट गया है ना, 5 1 5, और ये आ गया प्रेशर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/4, यहां से आ गई प्रेशर की वैल्यू। इस केस की बात करें तो इसके केस में क्या हो जाएगा, ऊपर में फोर्स दैट इज 5 इंटू 10 और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 40 इंटू 20, 40 इंटू 20, ये 0 से 0 कैंसिल है ना, ये 8 5 जा और ये आ गया 1/16। तो दोनों में से प्रेशर किसका ज्यादा है, किस केस में, इस केस में प्रेशर ज्यादा आ रहा है ना, और इस केस में प्रेशर कम आ रहा है। पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो देख लो फर्स्ट केस में जो प्रेशर की वैल्यू आएगी। दूसरी चीज ध्यान रखना, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू क्या होता है, एरिया, और इसका जो एसआई यूनिट होती है इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो एरिया है अपन ने सेंटीमीटर में लिया है, तो यार सेंटीमीटर में लिया है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, देन वैल्यू पुट करके फॉर्मूला निकालना। अपन ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही पुट कर दिया, ठीक है, आपको इसके यहाँ पे मीटर के अकॉर्डिंग करना है। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 हो जाएगा, इसको फिर फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, 49 न्यूटन का है ना, और आपका जो एरिया है दैट इज दिस, डिवाइड करो तो इतना आ गया एक फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आपकी प्रेशर इतना आ गया, तो फर्स्ट केस में ज्यादा प्रेशर लग रहा है क्योंकि एरिया कम है। ठीक है, तो ये था यार, इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।